जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा कंपटीशन स्टडी केस में पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको विदित है भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे हैं प्रस्तावना पे। पिछले वीडियो में प्रस्तावना से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा की। कुछ बिंदु बच गए थे, चलिए आज हम इस पे उन सभी बचे टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की तो सबसे पहले उससे कुछ ऐसे तथ्य निकलते हैं जिनसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा पहला टॉपिक है न्याय शब्द। जब बात न्याय की करते हैं तो हमने देखा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न ये बनता है कि न्याय शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये शब्द रूस से लिया गया है। रूस एक ऐसा देश है संविधान में जिनके संविधान में इस शब्द को पहली बार शामिल किया गया था। उसके बाद में अगला शब्द आता है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर जो जेल प्रहरी है, एसएससी, रीट, टेट, एचटेट ऐसी प्रकार की मीडियम लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि भी जेल प्रहरी की परीक्षा में प्रस्तावना से जुड़े हुए एक साथ 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था कि प्रस्तावना में उल्लिखित नागरिक शब्द कितनी बार दोहराया गया है प्रस्तावना में? तो उसमें नागरिक शब्द सिर्फ 1 बार आता है। उसी परीक्षा में ये पूछा गया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ 1 बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो प्रस्तावना में 1 बार ही संशोधन हुआ था। उसके बाद आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। जी आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन है ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। अब हम बात करते हैं कि जो भारत शब्द है वो कितनी बार आ चुका है। भारत शब्द प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार दोहराया गया है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये शब्द फर्स्ट लाइन में 2 बार आता है। उसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में जनरेट होता है, वो है कि प्रस्तावना में हमारे राष्ट्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन ये भारत अर्थात इंडिया। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन ये इसमें सही है, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा में हमारे राष्ट्र को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। ये थी प्रस्तावना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये कौन से तथ्य हैं? तो जैसे हमारी संविधान बना था उसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने प्रस्तावना के महत्व के बारे में अपने स्टेटमेंट दिए थे। ऐसा एक था राजनीतिक हस्ती जिसका नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। राजनीतिक जन्म कुंडली यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, ये बात किन्होंने की थी? ये थे संविधान सभा के सदस्य थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब ऐसे ही एक और सदस्य हैं जिनका नाम है, संविधान सभा के सदस्य थे ये भी, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने भी प्रस्तावना के महत्व को समझते हुए कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है। यानी भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किस महान हस्ती ने कहा था? तो ये संविधान सभा के सदस्य थे ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कही थी। इसके अलावा तीसरे आते हैं N.A. पालकीवाला, N.A.
पालकीवाला, इनका भी एक कथन है। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा प्रस्तावना को? तो ये आपको याद रखना है, N.A. पालकीवाला ने कहा था। इतना ही नहीं, कुछ और भी ऐसे हैं पॉलिटिशियंस, या हम कहें हमारे संविधान के समय और संविधान के बाद में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, जिनमें से एक विदेशी है जिनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने भी संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना के महत्व को जानते हुए कहा था कि यह भारतीय संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की कुंजी है, यानी की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ ही दिन पहले एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि निम्न में से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि यह दीर्घकालिक सपनों का आधार है। यह यानी प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का आधार है। ये कुछ बड़ी लेवल की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। ये थे भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे अल्लादी साउथ इंडिया के थे ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आधार है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट जो कुछ पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ द्वारा कहे गए थे और अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, ये हुआ समाप्त। लेकिन जब हम बात करते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, और अलीदी की जगह आपको ये समझना है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, जो मैंने अभी भूल से अलीदी लिख दिया था, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आधार है। अब जब बात करते हैं कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट केसेस की, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कुछ लैंडमार्क डिसीजन आए जिन्होंने प्रस्तावना को अलग आयाम दिया, जिनके द्वारा प्रस्तावना के महत्व को समझा जा सकता है, और परीक्षाओं में ये कई बार पूछे जाते हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का एक पहला इम्पोर्टेंट फैसला था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ये डिसीजन था 1957 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह आपको याद रखना है। यानी यह इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और यदि न्यायपालिका विधिक भाषा में कहीं असमंजसता फील करती है, या जहाँ पे फैसला देते समय उनको कुछ अस्पष्टता फील होती है, तो उस समय प्रस्तावना का वो सहयोग ले सकते हैं। ये डिसीजन दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 के केस में। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं बेरूबारी वाद 1960। ये बेरूबारी वाद था जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य बाउंड्री के डिस्प्यूट को लेके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिनमें किसी ऐसे गांव को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करना था, उसके रिगार्डिंग इसमें अनुच्छेद, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 143 के तहत
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, यानी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से इसमें संवैधानिक सलाह ली थी। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में कुछ और ऐसे केसेस आते हैं जो प्रस्तावना के महत्व को क्या है रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अब तीसरा आता है इसमें केस, सबसे इम्पोर्टेंट केस जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, बनाम केरल राज्य। ये केस था 1973 का। अब आपको याद रखना है कि इस केस का फैसला आया था, निर्णय जो सुनाया गया था कि बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें लगभग 13 जजेज की बेंच बैठी थी और इस 13 जजेज की जो बेंच थी उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, ये इन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही यह भी कहा था कि इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार से इस फैसले में प्रस्तावना को बिल्कुल पॉजिटिव रूप दे दिया गया, लेकिन उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद में अगला जो केस आता है वो है SR बोमई केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया SR बोमई केस 1994 का केस है, जिसमें कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है ही, साथ में यह संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। आपको ये बात अंडरलाइन करके याद रखनी है, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में जनरेट हो रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। तो उसमें ऑप्शन अगर आपके सामने आए तो श्योर है कि उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है SR बोमई का। SR बोमई कर्नाटक के गवर्नर हुआ करते थे और किसी लीगल केसेस को लेके वाद आया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक और केस आता है LIC 1995 का केस है। इस केस में भी यही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के प्रस्तावना के महत्व को झलकाते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया, या दूसरा आता है किस निर्णय में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने स्पष्ट की हैं। इसके अलावा कुछ मेरे दिमाग में और भी प्रस्तावनाओं को लेकर फैक्ट्स आ रहे हैं। वो इस प्रकार है कि एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका सरनेम से जाना जाता उनको धर्माधिकारी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो आज अक्सर परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 टू 30 में भी वो लिखित है। साथ ही उसके बारे में हम प्रस्तावना में भी पढ़ते हैं। वह कौन सा शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है वो शब्द है पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या अनुच्छेद 25 से 30 में भी की गई है। आपको याद होगा अनुच्छेद 25 से स्पष्ट करता है कि भारत का कोई भी
आधिकारिक धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो इस प्रकार भारत को एक पंथ निरपेक्ष बताया गया है। प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो इस प्रकार एक शब्द कहाँ पे उल्लेखित है, प्रस्तावना की भाषा में भी पंथ निरपेक्ष की व्याख्या है और अनुच्छेद 25 से 30 में भी हम इस शब्द को पढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ और ऐसे टॉपिक्स भी मेरे माइंड में आ रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बात करते हैं हम कांग्रेस की। कांग्रेस ने 1955 में समाजवाद को लेके एक प्रस्ताव पास किया था। ये प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? तो आपको याद रखना है, ये जो प्रस्ताव था कांग्रेस का अवाड़ी सेशन में पास हुआ था। तो इस अवाड़ी सेशन में 1955 में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसमें समाजवाद शब्द को समझाया था उन्होंने, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को शब्द का उल्लेख किया गया है, परंतु समाजवाद के अंदर आर्थिक न्याय को हम शामिल करते हैं और आर्थिक न्याय को उसमें स्पष्ट तरीके से नहीं समझाया गया है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्रस्तावना में साथियों कभी भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें प्रत्यक्ष कम और अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि प्रस्तावना एक ऐसा शब्द है जिनमें व्याख्या और संविधान के अनेक बिंदुओं से उनको रिलेवेंट किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है। कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है या इस शब्द की व्याख्या अन्यत्र कहाँ मिलती है, इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, इस प्रकार से बहुत सारे घटक है। जैसा कि अभी मेरे दिमाग में एक और आ रहा है कि जब हम संविधान में प्रस्तावना के पढ़ते हैं तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जो 3 बातों को स्पष्ट करता है। प्रथम, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है। ये तीनों शब्द इसमें स्पष्ट होते हैं। संविधान का स्रोत जनता है, संविधान का स्वरूप सकारात्मक है और अवधारणात्मक है, संविधान का जो उद्देश्य है वो संविधान की जनता का कल्याण करना। इन उद्देश्यों को उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा कि संविधान की जो व्याख्या है वो पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। तो आज मैंने आपके साथ इस प्रस्तावना को क्लियर कर दिया है और अगली वीडियोज़ के अंदर आपके साथ मैं साझा करूँगा संसद से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को, संसद कैसे बनी और संसद का पूरा जो पूरी हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे आपके साथ में बात करूँगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को परमिशन हो, एक अच्छे दिन की शुभकामना के साथ, एक ब्राइटफुल करियर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से जय हिंद।